Assalamu alaikum everybody, welcome back to my channel. मेरा नाम है रिहान एंड टुडे वी आर हियर विद एन ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम स्पेशल 2022। हमारा क्या टॉपिक है आज? एग्ज़ाम स्पेशल 2022 और ये होने वाला है पार्ट सेकंड। हमने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट अपलोड करके रखे हैं, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो JKSSB, JKPSI और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और आपको यहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो हम जो भी एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या करंट अफेयर के रिलेटेड जो भी 2022 में आ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लाने की कोशिश किया। डेफिनेटली a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो, वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की इस वीडियो को देख लेते हैं। हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड करके रखा, आप उसको देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं, आप उसका आंसर हमें करेंगे। इन विच स्टेट बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोनालू फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना के अंदर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम केरला के अंदर देखें तो केरला के अंदर कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ पे किया जाता है ओनाम विशु। असम के अंदर देखें तो अबू बच्ची बोगाली बहू। ओके, महाराष्ट्र के अंदर देखें तो गणेश उत्सव और गुड़ी पड़वा ये किया जाता है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल्स के नाम है। नागालैंड के अंदर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट उनका फेस्टिवल है, जिसका नाम है हॉर्नबिल और महोत्सव। याद रखना, हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। उसके बाद देखें उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है रथनाथ यात्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजा प्रभा ये भी इंपॉर्टेंट है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है? याद रखना, पंजाब में सबसे इंपॉर्टेंट है लोहरी और बैसाखी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लोहरी और बैसाखी ये पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फेस्टिवल है? तो यहाँ पे है गंगूर, तेज एंड बुंडी। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है किसके? राजस्थान के। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इन विच कंट्री विल 2022 T20 मतलब T20 वर्ल्ड कप जो 2022 को होने वाला, ये कौन सी कंट्री में खेला जाएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो ये T20 कहाँ पे खेला जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, 2021 की बात करें तो ये था 7th एडिशन और ये खेला गया था। इसको अगर देखें तो होस्टिंग टीम थी UAE एंड ओमान, यहाँ पे इसको होस्ट किया गया था। ऑलराइट, चैंपियन देखें तो इसको किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया। ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इसको। अगर हम देखें तो रनर अप टीम कौन सी थी? न्यूजीलैंड इसकी रनर अप टीम थी। ऑलराइट, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेविड वार्नर क्या बने थे? प्लेयर ऑफ द सीरीज। प्लेयर ऑफ मैच कौन बना था? एम मॉश बना था। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था? याद रखना, फर्स्ट एडिशन हुआ था ये 2007 के अंदर अफ्रीका के अंदर हुआ था। मतलब फर्स्ट एडिशन जो T20 का हुआ था वो अफ्रीका ने होस्ट किया था और तब विनर था इंडिया था। ऑलराइट, और अगर हम देखें तो मोस्ट टाइटल किसने जिए? वेस्ट इंडीज ने दिए हैं। ठीक है ना, वेस्ट इंडीज 2 बार जीत चुका है इसमें, या मैक्सिमम उसने टाइटल लेने की कोशिश की है। ऑलराइट, स्पीशीज सबको पता है तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया और साथ में जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, उनको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा चार्ल्स डार्विन। तो इन्होंने कब लिखी थी? 1859 के अंदर इन्होंने ये अपनी बुक लिखी थी, या जिसको हमने अपनी थ्योरी लिखी थी, जिसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ऑलराइट, बाकी पढ़ लेते हैं। विंग ऑफ फायर किसने लिखी है? याद रखना, हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडिया के, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने ये लिखी है। ऑलराइट, सॉरी मुझे थोड़ा सा खांसी आ रही है तो आप इग्नोर करें उसे। स्टडी पे फोकस करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑलराइट, गॉस कैपिटल ये किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है। अनंत मैथ ये किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ये उन्होंने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड याद रखना, इंपॉर्टेंट बुक है, ये लिखी है राजेंद्र प्रसाद सर ने। ओके, इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, उसके बाद रत्नावली लिखी है हर्षवर्धन ने। इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना, इसका नाम भी याद रखना। ठीक है, और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोल्ड की गई जो बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये लिखी है स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है। और हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। पंडित शिव कुमार शर्मा जी, पंडित शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये जो शख्सियत है, ये जो पर्सनैलिटी है, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ इनको रिलेट किया जाता है, या ये इसके बेताश किंग माने जाते हैं? मतलब किस इंस्ट्रूमेंट के ये किंग माने जाते हैं? तो हम देखें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, संतूर के। ठीक है ना, इनके बारे में देख लेते हैं। तो
पंडित शिव कुमार शर्मा जी की डेथ हो जाती है 10 मई 2022 को। रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है ये। देखें तो ये इनको कौन सा अवार्ड मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 1968 में। ऑलराइट, उसके बाद इनको मिला था पद्मश्री, मिला था 1991 के अंदर। उसके बाद इनको मिला था पद्म भूषण, ये मिला था 2001 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो इससे पहले हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से मैंने कलेक्ट करने की कोशिश किया। संतूर की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन से हैं संतूर के, पीटी शिव कुमार शर्मा जी और भजन सोपरी, ये इंपॉर्टेंट है। पीटी होता है पंडित शिव कुमार शर्मा जी और भजन सोपरी। फर्स्ट अवार्ड अगर हम देखें तो किसको मिला था, देखो फर्स्ट अवार्डेड राजगोपाल आचार्य, ये है भारत रत्न की बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था भारत रत्न में, तो ये मिला था राजगोपाल आचार्य जी को। उसके बाद राधा कृष्णा, जो हमारे राधा कृष्ण थे, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद किसको मिला था फिजिक्स में, डॉक्टर सीवी रमन सर को मिला था। ऑलराइट, देखें तो 25 जनवरी 2019 को सोशल एक्टिविस्ट नानाजी देशमुख को ये अवार्ड दिया गया था। और याद रखना ये था पोस्टथॉमसली, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखो पोस्टथॉमसली को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जब किसी भी बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, किसी बंदे की डेथ हो जाती है और अगर उसने कुछ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की हो जाती है, उसकी डेथ के बाद अगर उसको कुछ अवार्ड दिया जाए तो हम बोलते हैं उसको पोस्टथॉमसली अवार्ड। ऑलराइट, इतना क्लियर है। तो उसके बाद देखें तो भारत रत्न किसको मिला है, अगर हम सिंगिंग या म्यूजिक डायरेक्टर देखें तो भूपेन हाजीरा को मिला है, ठीक है ना, इनको भी मिला है पोस्टथॉमसली, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनका नाम है मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी साहब को भी ये अवार्ड मिल चुका है। फर्स्ट वुमेन की बात करें, ये भारत रत्न सबसे पहले कौन सी खवातीन को, कौन सी औरत को मिला था इंडिया के अंदर, तो वो थी इंदिरा गांधी, जिनको 1971 के अंदर मिला था। फर्स्ट एक्टर की बात करें तो ये थी एमजी रामचंद्रन, इनको ये पहला अवार्ड मिला था। यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन है इनके, तो वो स्पोर्ट पर्सन है हमारे, उनका नाम क्या, सचिन तेंदुलकर, इनको 2014 में ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। देखो याद रखना हमारे पास फर्स्ट 2 नॉन इंडियन है, ठीक है ना, नॉन इंडियन रेजिडेंट से जिनको अवार्ड दिया गया था। पहले अगर हम देखें तो खान अब्दुल गफूर खान थे, जिनको 1987 में ये अवार्ड दिया गया था। और दूसरे थे नेल्सन मंडेला, जिनको दिया था 1990 अंदर को ये अवार्ड दिया गया था। ऑलराइट, इतना क्लियर है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पढ़ ले और इसका आंसर करें। Which state has the highest population density as per census 2011? 2011 के सेंसस के मुताबिक कौन सी स्टेट के पास सबसे, या कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिली, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑफकोर्स बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब होता है, पर्सन पर नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैं एक स्क्वायर किलोमीटर बना लेता हूँ, यहाँ पे एक स्क्वायर है, अच्छी तरह से बनाता हूँ ताकि आपको समझ रहे। ये हमारे पास ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखें इंडिया के अंदर तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर थी, बिहार के अंदर थी। ओके, अगर हम देखें तो क्या डेंसिटी वहाँ पे 1106 वहाँ पे पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर थे। उसके बाद अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल थी, जिसके बाद 1029, केरला की बात करें तो 859। और अगर हम देखें तो इसके बाद फर्स्ट सेंसस कब स्टार्ट होती है इंडिया के अंदर, तो ये होती है 1872 के अंदर फर्स्ट सेंसस इंडिया के अंदर स्टार्ट होती है, और ये करवाते हैं लॉर्ड मायो, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑफिशियल सेंसस जिसको बोलते हैं होल इंडिया बेसिस, पैन इंडिया लेवल पे अगर हम देखें तो कब की थी, जिसको कहते हैं फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस, तो ये की थी लॉर्ड रिपन ने, और ये हुई थी 1881 के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और आपके लिए ये क्वेश्चन है कि जो हमारी 2011 की सेंसस थी उसका थीम क्या था, आप मुझे इसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, देखो इसके बारे में और देख लेते हैं। सेंसस के बारे में स्पेशली 2011 की सेंसस देखें तो ये 15th सेंसस है ऑफ इंडिया एंड 7th आफ्टर इंडिपेंडेंट। जब अगर हम देखें तो इंडिया में जब से सेंसस स्टार्ट हुई है तो तब से अगर हम देखें तो ये 15 नंबर पे आता है। और इंडिपेंडेंट की बात करें तो 1947 की बात करें, जिस तरह 51 को अगर हम पहली सेंसस माने तो ये आ जाती है 7th नंबर पे आ जाती है। होप इतना क्लियर है। अगर हम देखें तो स्टेट वाइज अगर लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक अरुणाचल प्रदेश आती है एक स्टेट, वहाँ पे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाती है। ऑलराइट, उसके बाद यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लीस्ट पॉपुलेटेड है लक्षद्वीप, ठीक है ना। लक्षद्वीप कहाँ पे आ जाती है, ये अरेबियन सी में आ जाती है। आप इंडिया का मैप देख सकते हो, यहाँ पे अरेबियन सी आ जाता है और यहाँ पे लक्षद्वीप आपको मिल जाएंगे, आइलैंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये कोरल आइलैंड से इंपॉर्टेंट, लक्षद्वीप कौन से आइलैंड है, कोरल आइलैंड से। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से है, यूपी, याद रखना यूपी के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। आप एरिया की बात करें तो एरिया वाइज से सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट है, मतलब बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज पर एरिया, तो वो आ जाती है हमारे पास राज भाई आ जाता है। आप इसका बताएंगे कि राज से आता है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद देखें तो लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे आ जाती है, सिक्किम के अंदर आ जाती है। ऑलराइट, इतना क्लियर है। सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे है, केरला के अंदर। आपको पता है कि सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है ना।
उसके बाद देखें तो लोवेस्ट कहाँ पे आ जाता है, हरियाणा के अंदर आ जाता है। ये तो बहुत सेक्स रेशियो कम होना ये बात है कि आप लोग अभी भी इलिटरेट हो, मतलब कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट की अगर सेक्स रेशियो वहाँ पे बहुत कम है तो इसका मतलब वहाँ पे मतलब वुमेन्स को मारा जा रहा है या वहाँ पे उनको इलिटरेट रखा जा रहा है, या यहाँ पे होता है जो बच्चे होता है ना, मतलब इन्फेंटिसाइड हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, चल इन्फेंटिसाइड हो रहा है मोस्टली। उसके बाद अगर हम देखें तो किसकी बात चल रही थी यहाँ पे, लिटरेसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, केरला के अंदर, और सबसे कम किसके अंदर है, बिहार के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और उसका आप आंसर करें हमें। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मानस नेशनल पार्क लोकेटेड, कहाँ पे लोकेट करते हैं मानस नेशनल पार्क? सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है अगर आज का है तो वह है असम के अंदर। असम के अंदर और कौन कौन सी नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे आ जाता है आपको काजीरंगा, डिब्रू, शुखोवा, ओरांग, मानस, नुमेरी, रायमोना, ये 6th बनी है, न्यूली एडेड है। दिहांग पटकाई नेशनल पार्क ये भी न्यूली एडेड है और ये 7th नंबर पे आ जाती है। अपडेटेड ये है, याद रखना, मैंने आपके लिए अपडेटेड माल लाया है, अपडेट मटेरियल लाया है इनफैक्ट। तो उत्तराखंड की भी आ जाती है रामगंगा नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है क्या है यहाँ पे बांडीपुरा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। और आप ही बहुत ज़्यादा देख सकते हो, यूपी की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट यहाँ की नेशनल पार्क है। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो आप इसका आंसर करें। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न, तो कौन सी इंडियन पहली म्यूजिशियन थी या म्यूजिक लवर थी या म्यूजिक कंपोजर थी जिनको पहली बार भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? वो थी ऑप्शन सी, MS सुब्बुलक्ष्मी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये फर्स्ट फीमेल थी जिनको भारत रत्न इंडिया की तरफ से दिया गया था म्यूजिक में, ठीक है ना। फर्स्ट फीमेल की बात करें तो वो थी इंदिरा गांधी। अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक कैटेगरी में सबसे पहले किसको दिया गया था, MS सुब्बुलक्ष्मी। देखें तो अगर हम देखें तो उनको भारत रत्न का मिला था 1998 के अंदर मिला था। और भारत रत्न एस्टेब्लिश कब होता है, याद रखना, ये अवार्ड कब से स्टार्ट किया गया था, 1954 के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। लेट लता मंगेशकर को कौन कौन से अवार्ड मिले, यहाँ पे मैंने सम अप करने की कोशिश किया। पद्म भूषण मिला था 1969 के अंदर। 1989 के अंदर क्या मिला था इनको, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, ये म्यूजिक का बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है, म्यूजिक में इनको मिला था। उसके बाद 1999 की बात करें तो पद्म विभूषण मिला था। एंड फाइनली इनको 2000 में भारत रत्न से नवाजा गया था, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। ऑलराइट, तो चलते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाए हैं। देखो अभी मैंने बोला था आपको भारत रत्न के बारे में, इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मिला था सी राजगोपालाचार्य जी को, उसके बाद राधा कृष्णा, एस राधा कृष्णा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, याद रखना। उसके बाद CV रमन जो हमारे थे इंडियन फिजिस्ट थे, ओके, इन्होंने निकाला था फिजिक्स के अंदर रमन इफेक्ट का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। उसके बाद हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई होप कि इसको आप अच्छी तरह से पास करके स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छी तरह से पढ़ो। ये पॉइंट है, फर्स्ट वुमेन कौन सी थी, इंदिरा गांधी थी। यंगेस्ट बोले तो सचिन तेंदुलकर 2014 में इनको मिला था। और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्स की कैटेगरी से, बाहर के कंट्री से, मतलब जो नॉन इंडियन सिटीजन से, जो इंडियन सिटीजन नहीं, उनको कौन कौन किस किस को मिला ये भारत रत्न, खान अब्दुल गफूर खान साहब को और नेल्सन मंडेला को। अब याद रखना कि ये जो गफूर भाई है ना, ये खान अब्दुल गफूर खान साहब, इनको क्या बोला जाता है, इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, ठीक है ना। असल में ये आज़ादी से पहले कहाँ से बिलोंग करते थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से, ठीक है ना, जो पाकिस्तान के एरिया आ जाता है, या आप पीछे जाओगे तो KP के, ठीक है ना, खैबर पख्तूनख्वा के एरिया, ये वहाँ से बिलोंग करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, हु हैज़ बीन अवार्डेड द गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2022, तो ये 2022 का गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 19 का देखें तो 19 किसको मिला था, कबोस बिन साद अल सैद, ठीक है ना, ये थे ओमान के एक किंग थे, सुल्तान थे, उनको दिया गया था। और अगर आप देखें तो पहली बार ये कब स्टार्ट किया गया था, 1995 से ये स्टार्ट किया गया था गांधी पीस प्राइज, ओके। और ये किस मौके पर स्टार्ट किया गया था, गांधी जी के 125th बर्थडे एनिवर्सरी पे ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, गांधी पीस प्राइज। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा लाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। मिस यूनिवर्स का खिताब किसको दिया गया था, तो ये हरना सिद्धू को दिया गया था। ऑलराइट, तो 7th नंबर पे कौन थे, ये इसराइल की एक इलर्ट एक लेडी थी, उसको दिया गया था। और हरनस की बात करें तो ये चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। उसके बाद देखें तो 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड ये दिया गया था रजनीकांत साहब को दिया गया था। ये नेशनल फिल्म अवार्ड एक किस्म का माना जाता है। नोबेल पीस प्राइज लिटरेचर में देखें तो ये मिला था अब्दुल रज़ाक को, जो टंजानिया से थी। उसके बाद नोबेल पीस प्राइज अगर हम देखें तो 21st का किसको मिला था, देखो मारिया रेसा, ये फिलिपाइन के थी। और उसके बाद मार्टो, ये थे रशिया के थे। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पास करके, ये काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट मैटर आया, मटीरियल आया, आप इसको जरूर अच्छी तरह से इसको स्टडी करें, और इसे क्वेश्चन बनने के पूरे एग्जाम में चांसेस लगे रहते हैं। ऑलराइट, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो वीडियो अबाउट टू एंड, तो आप बने रहें। देखिए, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड
फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक ही ग्राउंड पे उसको रिमूव किया जा सकता है, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं या कानून को क्या करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो किस आर्टिकल के तहत उनको रिमूव किया जा सकता है? याद रखना 61, आर्टिकल 61 के तहत उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत वाइस प्रेसिडेंट को हम इम्पीच कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें एक ऐड कर दो नोटा, NOTA। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। वाइस प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत हम इम्पीच कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई, नोटा, ठीक है ना। याद रखना इम्पीचमेंट का वर्ड हम सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? रिमूवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देवेंद्र जगारिया इज रिलेटेड टू वी स्पोर्ट। जो देवेंद्र जगारिया है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते हैं यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जेवेलिन थ्रो। ही इज द फर्स्ट इंडियन पैरा ओलंपिक प्लेयर। याद रखना ये पैरा ओलंपिक प्लेयर के एक प्लेयर है, पहला पैरा ओलंपिक प्लेयर है, और उन्होंने क्या जीता था? 2 गोल्ड जीते थे पैरा ओलंपिक में। याद रखना पहला गोल्ड उन्होंने जीता था एथेंस पैरा ओलंपिक में 2004 में, और दूसरा जीता था इन्होंने रियो पैरा ओलंपिक में 2016 में। इन्होंने काफ़ी अवार्ड और भी जीते। सिल्वर देखें तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने जीता था 2022 में, और पद्मश्री इनको दिया गया था 2012 में, और पद्म भूषण दिया गया था इनको 2022 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और इसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं, तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड है तो देख लेते हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? जिवेलियन थ्रो में अगर हम देखें तो हमारे टॉप खिलाड़ी कौन से आते हैं? आप तो सब जानते हैं, नीरज चोपड़ा जी हैं हमारे पास, सुमित अंतिल हैं, और उसके बाद देवेंद्र जखारिया हैं, ठीक है। उसके बाद अगर शूटिंग में देखिए तो अवानी लिख रहा है, मनीष नारवाल हैं, और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे सौरभ चौधरी भी हैं इसमें। चेस की बात करें तो यहाँ पे 74th हमारे अगर ग्रैंड मास्टर कौन बने तो ये राहुल श्रीवास्तव बने 74। क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑलराइट, हरमनप्रीत कौर ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हॉकी की बात करें तो मनप्रीत सिंह, रानी रामपाल, और ये कुछ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इन गेम्स के, ऑलराइट। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आपको तो आना चाहिए। देखो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है तो ये किस किस के बीच में होती है? याद रखना ये होती है मराठा एम्पायर और दुर्रानी के बीच में, ठीक है ना। अहमद शाह अब्दाली, नाम तो याद होगा सभी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट बैटल अगर देखें तो टाइम पीरियड 21 अप्रैल 1526 में होती है। ये होती है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, और यहाँ पे बाबर जीत जाता है और एंट्री होती है मुगल की इंडिया के अंदर, और यहाँ पे शासन चलता है मुगलों का कुछ 350 साल तक इंडिया के अंदर रहता है। सेकंड बैटल की बात करें तो ये 1556 में होती है, और ये हुमायूं और अकबर के बीच में होती है, और यहाँ पे भाई अकबर शानदार जीत ले लेता है, अकबर जीत जाता है। थर्ड बैटल की बात करें तो ये एक डिसाइसिव बैटल थी, डिसाइसिव विक्ट्री हुई किसमें? यहाँ पे अफगानों की, जिनको लीड कर रहा था अहमद शाह अब्दाली, और यहाँ पे ये हरा देते हैं मराठा अंपायर को। और मराठा की ये मुझे लगता है कि मराठा की 2 सेंचुरीज अगर हम देखें तो जो 2 सेंचुरी से उसकी जनरेशन जो भी पली बड़ी थी उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा था, और यहाँ पे उनको शिकस्त फाश हुई थी, ठीक है ना। और ये किसने दी थी? अहमद शाह अब्दाली ने। और ये कहाँ थे? ये दुर्रानी अंपायर थे, किंग थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोज़ुकी ओकांजो इवाला, तो ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है। और ये बताएं, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा टंजानिया से, ठीक है। WTO की बात करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन होती है 1995 के, और इससे पहले क्या था? GATT, गैट, ठीक है ना, ट्रेड के रिलेटेड था गैट। अब इसके बारे में आप अलग से पढ़ेंगे कभी, जब मैं लाऊंगा वीडियो तो आपको बता दूंगा इसके बारे में। हेडक्वार्टर देखें तो WTO का तो ये जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर है। मेंबरशिप देखें तो इसकी मेंबर्स कितनी कंट्रीज हैं? याद रखना 164 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ इसके बारे में मैंने लिख रखा है, ऑलराइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। देखो कुछ मैंने ऑर्गेनाइजेशन लाई है, और यहाँ पे आप उसको देखो। शंघाई कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये बीजिंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और सेक्रेटरी इसका अगर हम देखें तो जियांग मिंग है, ठीक है ना। जियांग मिंग इसके सेक्रेटरी हैं। नेटो की बात करें तो ब्रुसेल के अंदर है, और यहाँ पे स्टोलनबर्ग इसके क्या है? सेक्रेटरी, जो बोले तो इसके चेयरमैन है, या मतलब जो MD हैं। उसके बाद एशियन की बात करें तो ये से जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है, आप देख सकते हो। वर्ल्ड बैंक की बात करें वेस्ट इंडीज इसका हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंट देंगे तो डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है। IMF की बात करें तो यहाँ पे है फर्स्ट डिप्टी, अगर हम DM की बात करें, IMF की DM की बात करें तो ये गीता गोपीनाथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद WTO की बात करें तो ये जिनेवा के अंदर, और डायरेक्टर जनरल आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका, ठीक है, ऑल राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये, ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना ये 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो किसके रिलेटेड था? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के रिलेटेड था। ये इसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस
आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है, टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी थीम यही थी कि हमें ये चीज़ें क्या रखनी है, कूल रखनी है, मतलब टेम्परेचर अल्टीमेटली हमें रिड्यूस करना है। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं। ये 16 सितंबर 1987 में होता था। वर्ल्ड एड डे की बात करें तो 1 दिसंबर में होता है वर्ल्ड एड्स डे सॉरी। नेशनल साइंस डे कब होता है, 28 फरवरी में होता है। और इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है, 29 जुलाई में होता है, ठीक है। अब ये बताओ कि इंडिया की टाइगर स्टेट कौन सी है, इंडिया की टाइगर स्टेट, तो याद रखना इंडिया की टाइगर स्टेट कौन सी है, मध्य प्रदेश, ठीक है। कितने टाइगर हैं, 526 टाइगर हैं इंडिया में। और अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो आ जाता है कर्नाटका के अंदर है 524 टाइगर हैं। और याद रखना इंडिया में टाइगर सेंसस होता है हर 4 साल के बाद, ठीक है ना। पिछला सेंसस हुआ था 2018 में और अब क्या आएगा 2022 में होगा। ऑल राइट, कुछ ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस स्लाइड का। इंपॉर्टेंट डेट को यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डेज हैं इसको रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि मैं रिवाइज करता हूँ, ओके, मैं कोशिश करूँगा। हिंदी डे को 10 जनवरी, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, वर्ल्ड वेटलैंड डे बहुत है 2 फरवरी, याद रखना। और इंडिया के पास करंटली 75 वेटलैंड हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है भाई, कहीं गलत करके मत आ जाना, बाद में नहीं कहना बताया नहीं था। कैंसर डे की बात करें तो 4 फरवरी की है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, वाटर डे 22 मार्च, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद अर्थ डे की बात करें तो 22 अप्रैल की बात हो रही है। इंटरनेशनल लेबर डे देखें तो 1 मई को हो रहा है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सबसे इंपॉर्टेंट है, 11 मई को हो रहा है। इंटरनेशनल योगा डे देखें तो 21 जून, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है ना। इंडिया की एफर्ट की वजह से ये दिन इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद जेवलिन थ्रो डेज देखें तो 7 अगस्त को है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नागार्जुन सागर डैम लोकेटेड, तो पूछ रहा है कि नागार्जुन सागर डैम कौन सी रिवर के ऊपर लोकेट करता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कृष्णा। और कृष्णा कहाँ पे है, ये तेलंगाना पे है, ठीक है ना। नागार्जुन सागर डैम स्पेशली, तो कृष्णा तो 3-4 स्टेट से होकर गुजरता है। देखो, उसके बाद डैम के रिलेटेड अच्छी तरह से देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखो, हाईएस्ट डैम की बात करें तो ये तहरी डैम है, ये उत्तराखंड के अंदर है। और रिवर कौन से है, भागीरथी रिवर के ऊपर है। लंगेस्ट डैम की बात करें तो हीराकुंड डैम, ये डैम है, ये कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। और ये इसकी टोटल लेंथ है 25.79 किलोमीटर। और ये कहाँ पे है, ये है महानदी रिवर के ऊपर, ऑलराइट। उसके बाद कृष्णा सागर डैम अगर देखें तो कावेरी रिवर के ऊपर है। इंदिरा सागर डैम देखें तो ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। सरदार सरोवर डैम देखें तो ये नर्मदा गुजरात के ऊपर है। सॉरी, मुझे थोड़ी सी खांसी हो रही है, इग्नोर करना, मेरी से थोड़ी सी ठीक नहीं है, बट फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे वीडियो लाने की कोशिश की है। अलमट्टी डैम की बात करें तो ये कर्नाटक के अंदर कृष्णा रिवर के ऊपर है, ठीक है ना। बागरानंगा डैम की बात करें ये सतलुज रिवर के ऊपर है, ऑल राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड चार मीनार किसने बिल्ड किया था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कुतुब खान। कुली कुतुब खान ने क्या किया था, ये बिल्ड किया था। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो, ये कहाँ पे, हैदराबाद ओल्ड सिटी में, तेलंगाना के अंदर ये पड़ा जाता है। और इंपॉर्टेंट मोनूमेंट देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अलाई दरवाज़ा और अलाई मीनार और सीरी फोर्ट बनाया था, ओके। कुतुबुद्दीन ने क्या बनाया था, क्वैतुल इस्लाम मस्जिद बनाई थी, 2.5 दिन का जोबड़ा बनाया था। और याद रखना, और उसने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। अल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया था, याद रखना। और इसने हौज शमसी भी बनाया था अल्तुतमिश ने, ऑलराइट। तो अब है क्वेश्चन आपके लिए हमारा आज का फाइनल है, ये फाइनल क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इन विच आर्टिकल द जॉइंट सेटिंग अबाउट द हाउस इज मेंशन, तो किस आर्टिकल में राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट सेटिंग के बारे में बताई है, ठीक है ना। तो आपको बताना कि कौन से आर्टिकल में इसके रिलेटेड बता दिया गया जॉइंट सेटिंग के बारे में। तो आप हमें इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।